दोस्तों, शेयर बाजार में जो है एक जो कहावत है काफी फेमस होते जा रही है, सुबह उठो थोड़ा पिटो, पिटते चले जाओ थोड़ा और पिटो और अंत में लूट करके बंद हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, यही हो रहा है शेयर बाजार में। डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट टैंक कर रहा है और पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश कर रहा है उसके पीछे पीछे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है आपका जो प्रश्न है काफी शेयर्स को लेके और मार्केट के बारे में, जो क्रैश हो रहा है, जो पैनिक है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में और सभी लोगों के बीच में, सभी पर चर्चा होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, जो नए लोग आए हैं वो टीके मनी जो है टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं और वहां पर आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर मेंबर्स के आसपास है, वही जो है रियल चैनल है। आप टीके मनी सर्च करके रियल टेलीग्राम चैनल पर जो है मेंबर बन सकते हैं। टेलीग्राम पे टीके मनी आपको सर्च करना है। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। कहीं ना कहीं मैंने आपको जो है, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले वार्निंग दी थी जब 11,700 पे था मार्केट, कि नया फ्रेश जो पैसा है नहीं लगाना है पोर्टफोलियो में। अगर आपको प्रॉफिट है तो कुछ खींच भी सकते हैं और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट के लिए इंतजार करना है। काफी मेगा बाजार था, याद होगा आपको दोस्तों 32 की पी जो मैं बोल रहा था। अब आप देखिए क्या कमाल उसने दिखाया, 1000 पॉइंट की गिरावट 10 दिन भी नहीं लगे, लगातार 6 दिनों तक जो है मार्केट लाल में बंद हो रहा है। दोस्तों, इतिहास में ऐसा सिर्फ 1% टाइम हुआ है। जैसा मुझे याद है, एक बार ये आपका जो है फरवरी में ऐसा हो रहा था, लगातार मार्केट गिर रहा था। एक बार कोरोना के टाइम लगातार बिकवाली थी, जो मार्च की मैं बात कर रहा हूं। और एक बार जो है जब जो आईएलएनएफएस क्राइसिस था, मेरे ख्याल से अक्टूबर में भी लगातार बिकवाली हो रही थी। वरना जो है 99% टाइम ऐसा नहीं होता है कि 6 दिन लगातार स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाए, सुबह उठे और लुटते चला जाए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। काफी गिरे आज शेयर्स, काफी आप लोगों के सवाल हैं, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं आप। कहीं ना कहीं पैनिक नहीं करना है आपको। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, तो आपको जो है बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ काम करना है ध्यान से। देखिए, पहला जो आपका सवाल है टीसीएस के ऊपर। फंडामेंटली कैसी कंपनी है आपको पहले मैंने बताया, काफी अच्छी कंपनी है। मैंने आपको क्या कहा था, नहीं खरीदना है 2500 पे। क्यों नहीं खरीदना है? कहीं ना कहीं मैगी कंपनी है उस भाव के आसपास पर। अच्छा, आज क्या हुआ है, थोड़ी सस्ती हो गई है, 5-6% के आसपास की यहाँ पर जो है यहाँ पर गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ चुकी है। 2250 के आसपास का सपोर्ट है। एक बार मैं लिख भी दूं, टीसीएस का सपोर्ट 2250 से 2300 के आसपास है, सपोर्ट के आसपास आ गई है। देखिए, टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक हैं काफी फंडामेंटली स्ट्रांग तो हैं, टेक्निकली भी स्ट्रांग है। यानी ये गिरे हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे बायर्स आएंगे। जो मैंने लेवल बताया है वहां आसपास जरूर बायर्स आएंगे। और अगर ये लेवल बच जाता है सपोर्ट, तो आपको ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड अच्छी देती है कंपनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा काम करती है। टाटा ग्रुप की बहुत ही गजब की कंपनी है, गजब के इन्वेस्टर्स के वेल्थ बनाती है, अच्छी कंपनी है। कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ध्यान आप दे सकते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर जो है अब आपको थोड़ा नीचे के भाव भी मिल रहे हैं। जब मेगा था मैंने आपको रोक दिया था, पर लग रहा है भाव के आसपास आ सकता है, हम तब ध्यान दे सकते हैं। बाकी हम टेलीग्राम पर अपडेट तो करते ही हैं। आपको पता है कहीं ना कहीं जो यूनिलीवर के बारे में भी अपडेट किया था, और इस ठुकते हुए मार्केट में जो है यूनिलीवर जो है खड़ा है, सब कुछ लूट गया है। एयरटेल के बारे में भी हमने अपडेट किया था, एयरटेल भी गिरा है। कहीं ना कहीं आज उसने थोड़ी मार्केट से कम गिरावट दिखाई है, पर अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली है, इसमें घबराना नहीं है। ये नीचे जा रही हैं, पर जैसे ही मार्केट बाउंस करेगा, निफ्टी जो है ये वापसी करेंगी, इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। देखिए, ये भी टाटा ग्रुप की कमाल की कंपनी है, दूसरी कंपनी जो आपने ट्रैक करने के लिए कहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली टेक्निकली भी अच्छी कंपनी है, और आज भी जो अच्छी बाइंग दिखा रही है। मेरे ख्याल से जो कंपनी है, आपको कहीं ना कहीं अगर आप इसका चार्ट निकाल करके देखें, थोड़ा लंबा चार्ट में लगा दूं, देखिए आपको सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो है ये बिल्कुल 480, जहां से आज ये बाउंस दिखा रहा है। यानी इसने एक बाउंस तो दिखा दिया है, लेकिन अगर मार्केट जो है कहीं ना कहीं और गिरावट दिखाता है, तो आपको अगर 430 के आसपास मिल जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्राइस थोड़ा नीचे का ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए आज जो कैंडल बन रही है, शायद हो सकता है कल ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो हम ध्यान देंगे टेलीग्राम चैनल पर भी अगर मौका मिलता है, क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म सपोर्ट से कहीं ना कहीं एक बाउंस दिखाने का प्रयास किया है। ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, इसने इसको रिस्पेक्ट
रिएक्ट किया है, वो भी आज के दिन जब मार्केट जो है लुट रहा है। दोस्तों यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी मैंने आपको क्या कहा था, 650 के आसपास रुक जाइए, थोड़ा कहीं ना कहीं नीचे से काफी भागा हुआ है, डबल हो चुका है। कंपनी बहुत अच्छी है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। और आपने देखा उसके बाद जो आज जबरदस्त यहां पर गिरावट हुई है, ये भी एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 540 से लेके 560 का सपोर्ट है। एमएनएम की मैं बात कर रहा हूं, 540 से 560 का सपोर्ट है, आपका पहला सपोर्ट है। वहां आसपास जो है ये कहीं ना कहीं एक वापसी करने का प्रयास कर सकता है, तो आप ध्यान दे सकते हैं एमएनएम के ऊपर भी। अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जैसे ये कोरोना क्राइसिस जो ओवर होती है, ये काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगी, क्योंकि ये अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंकों के बारे में क्या कहूँ, ना आईसीआईसीआई बैंक बचा, ना ही कोई और बैंक, सब कुछ जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, सपोर्ट तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आ गया है वहां जहां इसे आना चाहिए था, सपोर्ट पे आ चुका है। 25 से 27 का सपोर्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। कई लोग जो है इसे अगला एचडीएफसी बैंक भी कह रहे थे कहीं ना कहीं जो है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी जो गिरावट हो रही है कोरोना क्राइसिस के कारण, बैंकों की हालत आपको पता है, हालत खराब है, तो इनकी भी हालत वैसी ही जैसी बाकी की है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खराब नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 25-27 का जो जोन है सपोर्ट जोन है, और यहाँ आसपास जो मेरा अनुमान है ये एक अच्छी जो है बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है। और अगर आप फंडामेंटली भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है, जैसा मुझे याद है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी अर्निंग पर शेयर हमें नहीं पता है, क्योंकि बैंक्स जो आपको पता है काफ़ी जो है लॉस पोस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हो रही है नेट में, क्योंकि वो प्रोविजनिंग कर रहे हैं। तो बैंकों की जो है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सिर्फ बुक वैल्यू का हम इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, और बुक वैल्यू सही पैमाना भी होता है बैंकों को जो है परखने के लिए। तो कहीं ना कहीं 25 के आसपास 27 के बीच में सपोर्ट जोन है। आज की गिरावट में ये वहां पर आ चुका है, जहां पर कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो हैं वो जरूर मेरे ख्याल से ध्यान यहाँ पर दे सकते हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड हैं, ऐसा मुझे पता है। काफ़ी लोगों के नज़र में ये स्टॉक रहता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली ठीक है, बट बैंकों में अभी दिक्कत चल रही है, आपको पता है सारे बैंकों के हाल वही हैं। कोई जो है इस क्राइसिस से जो है बच नहीं पाया। ये जो कोरोना के कारण जो दिक्कतें हुई है, लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी में जो समस्या थोड़ी हुई थी, यहाँ पर जो है बैंकों को काफ़ी दिक्कत दे रही है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में एक जो है चीज मैं बता दूं, एक जो अनाउंसमेंट भी आई है, आप लोगों ने कहा था सर बता दीजिए क्या है ये अनाउंसमेंट बीएससी पर, तो मैंने जाके चेक किया है, तो कहीं ना कहीं जो है सेबी ने कहीं ना कहीं ये पूछताछ की, एक्सचेंजेस ने कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये जो वॉल्यूम हुए हैं आलोक इंडस्ट्रीज में, इसके ऊपर जो है कंपनी से पूछताछ की गई है कि वॉल्यूम इतने कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मेरा जो अंदाजा है, अगर आप वॉल्यूम इस शेयर में देखें तो आपको पता है वॉल्यूम कब हुए थे, अच्छा कल हुए थे वॉल्यूम, लेकिन मेरा ख्याल से कल के अलावा भी वॉल्यूम हुए थे रिजल्ट के दिन। तो कहीं ना कहीं सेबी उस दिन की जांच जरूर करेगा, एक्सचेंज है, कि रिजल्ट के दिन कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम हुए हैं, कहीं वो इनसाइडर ट्रेडिंग के वॉल्यूम तो नहीं है, कहीं किसी को रिजल्ट के बारे में पहले पता तो नहीं था चीज़ें, क्योंकि उस दिन ब्लॉक डील भी हुई थी, 2 ब्लॉक डील हुई थी, एक 4 करोड़ की, एक 2 करोड़ की, यानी 6 करोड़ की ब्लॉक डील भी हुई थी। ब्लॉक डील आपको पता है किसी ने बेचा था पर किसी ने खरीदा भी था, तो क्या बेचने वाले को कुछ पता था? तो कहीं ना कहीं सेबी इसकी जांच के लिए कह रहा है कि ब्लॉक जो वॉल्यूम इतने ज़्यादा हुए थे उस दिन, मेरे ख्याल से 3 करोड़ के आसपास के कुछ वॉल्यूम हुए थे, और कल जो है 4.8 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम किए थे। ये तो क्लैरिफाई नहीं किया है सेबी ने कि शायद कल के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो, या फिर रिजल्ट डे की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो है हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इन्हीं दो में से जो है किसी चीज़ की बात हो रही होगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आलोक इंडस्ट्रीज मैंने आपको पहले ही बताया था 30 के लेवल के आसपास एक हफ्ते पहले से। अभी काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं सर मेरी बाइंग प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर है, जो 40-45 का बड़ा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बाइंग प्राइस है, 48 है, 52 है, जो भी है 55 है। काफ़ी सवाल मैंने देखे कमेंट्स में, तो क्या मैं एवरेज कर लूं? मैंने आपको एक हफ्ता पहले भी क्या कहा था, जब आप पूछ रहे थे रुकना है, और आपने देखा लगातार 7 दिनों तक लोअर सर्किट लगा है। अच्छा, स्टॉक मार्केट भी पिछले 6 दिनों से लुट रहा है, और यहाँ पर जो है ये शेयर भी जो है कहीं ना कहीं 7 दिनों से लोअर सर्किट लगाते जा रहा है। आपको पता है आलोक इंडस्ट्रीज जो है कहीं ना कहीं गिर रहा है, मार्केट के साथ साथ इसमें भी गिरावट हो रही है, और यहाँ तो लोअर सर्किट लगते जा रहा है। आपको पता है सर्किट स्टॉक है। आज जो वॉल्यूम हुए एक बार मैं देख लूँ, वैसे
1.8 मिलियन के आसपास कुछ वॉल्यूम हुए हैं। देखिए वॉल्यूम और ये सारी डिलीवरी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मायने नहीं रखती है, क्योंकि जब एक स्टॉक सर्किट में चल रहा हो तो वहाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। आपको मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पर सिर्फ हमें प्राइस एक्शन देखना है, और प्राइस एक्शन मैंने आपको क्या बताया है कि कहीं ना कहीं नीचे खुल के जो है ऊपर की तरफ अगर बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं वो प्राइस एक्शन, सरल भाषा में मैं कहूँ, ऊपर ही बंद ना हो, कहीं ना कहीं वो जो है अपर सर्किट में बंद हो जाए। और वॉल्यूम जो है मैंने आपको बताया भी एक्सक्लूसिव वीडियो में कितने होने चाहिए। अगर उतने वॉल्यूम हो जाते हैं मेरा मान लीजिए बॉटम लग चुका है और गाड़ी चल पड़ेगी, लेकिन जब तक उतने वॉल्यूम नहीं होते हैं, जब तक वो प्राइस एक्शन नहीं होता है, तब तक गिरावट रह सकती है। सपोर्ट टूट चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज़ कि अभी आपको एवरेज नहीं करना है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है ट्रेडर्स को भी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैंने क्या कहा था कि इस बार संभावना है सपोर्ट टूट सकता है, क्योंकि तीसरी बार जब सपोर्ट टच होता है तो 90% चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक हो जाएगा, और वही हुआ इस केस में। और सपोर्ट जब टूट गया है, जो 26-28 का सपोर्ट था, तो वहां से आप देख रहे हैं गिरावट हो रही है। तो वहां से 26-28 का लेवल जब तक ये नहीं निकाल लेता है, टेक्निकली ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं वीक ही कहलाएगा। जब तक 26-28 का जो लेवल इसने तोड़ा है सपोर्ट, उसके ऊपर ना चला, क्योंकि थ्योरी बड़ी सिंपल है, आप सपोर्ट के नीचे गए हैं तो आपको सपोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा, तभी आपको जो है टेक्निकली ठीक माना जाएगा। वरना टेक्निकली शॉर्ट टर्म में आप जो है वो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों में दिख रहे हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स कहते हैं, क्योंकि अगर थोड़े दिन और अगर ये टिक जाए इसके नीचे तो फिर ये रेजिस्टेंस जोन भी बन सकता है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, 26-28 का जो लेवल है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक हफ्ते से कह रहा था, आप लोग पूछ रहे सर कि एवरेज कर लें 33 पे, 32 पे, 30 पे। मैंने कहा रुक जाइए, हो सकता है आपको इससे अच्छा भाव मिल जाए, और आपको कहीं ना कहीं जो गिरावट आप देख ही रहे हैं, और हमें अभी भी जो है रिवर्सल कैंडल नहीं दिख रही है, वो जो तेजी वाली जो मूव है वो अभी तक नहीं दिख रही है। जब तक वो ना दिखे तो कहीं ना कहीं जो है एवरेज आपको बड़े सोच समझ के करना है दोस्तों, क्योंकि एवरेज बहुत मायने रखता है। अगर आप जो ऊपर में एवरेज कर लेते तो फिर आपको जो दिक्कतें और हो जाती। आप लोग उस समय अगर सर 30 में एवरेज कर लेते हैं तो आप जो है थोड़ा इंतजार कीजिए, और मेरे ख्याल से जो है चीज़ें बदलने वाली है। मेरा अनुमान है कि मार्केट भी कल से थोड़ा जो है सुधर सकता है। निफ्टी है बात कर रहा हूँ, बहुत गिरावट हो चुकी है, और देखना हो कहीं जो है ग्लोबल मार्केट में फिर कोई बुरी खबर ना आ जाए, डाउ जोन्स फिर जो है वो गिर ना जाए जो अमेरिकी मार्केट है, वरना फिर तो शेयर्स तो गिरेंगे ही, आपको पता है, कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा। अगला जो स्टॉक है बाटा इंडिया, गजब की कंपनी है, फंडामेंटली टेक्निकली अच्छी नहीं है। जी हाँ, टेक्निकली अच्छी नहीं है। 1200 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? 1360 के ऊपर जब चला जाएगा, एज अ ट्रेडर मैं जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकता हूँ। और कहीं ना कहीं सपोर्ट कहाँ है? 1200 से 1250 के आसपास, यानी आज की गिरावट के बाद अगर एक और गिरावट हो जाए तो ये सपोर्ट पे आ जाएगा, और वहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बच जाता है तो फिर एक बाउंस बैक दिख सकती है। वरना बाटा इंडिया नीचे की तरफ भी जा सकता है, पर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। देखिए फंडामेंटली स्टॉक ने हमेशा इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ क्रिएट की है, टेक्निकली वीक हो गई, आपको पता है, कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन का इम्पैक्ट इनके ऊपर भी पड़ा है। ये जो आर्थिक व्यवस्था जो दिक्कतें थोड़ी हुई है, तो यहाँ पर बाटा इंडिया को भी समस्या हुई है, आपको ये चीज़ पता है। अगला जो स्टॉक है यस बैंक का स्टॉक है, आ गया वहाँ जहाँ मैंने कहा था आपको कि आने वाला है। अच्छा, कहाँ कहा था? सपोर्ट जो था 12 के आसपास का, वहाँ ये आ रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट की गिरावट में इसने भी गिरावट दिखाई है, और इस वक्त जो है 12.95 कुछ मेरे ख्याल से प्राइस है। तो आपको मैंने पहले क्या कहा था, 16-18 के रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक करने के लिए, किया कि नहीं? अगर कर लिया तो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी लोगों ने किया भी था, जहाँ तक आप लोगों ने कमेंट्स में बताया भी था, क्योंकि पहली बार जब रेजिस्टेंस जोन जाता है तो वो नहीं निकलता है। फंडामेंटली यस बैंक में सुधार ज़रूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब 12 का सपोर्ट एरिया है, 11 से 12 के बीच में बढ़िया सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर मदद करेगा तो मेरे ख्याल से यस बैंक फिर से 14-15 रुपये के आसपास जाने का प्रयास करेगा। रिव्यू हम तभी करेंगे जब ये 16-18 का रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए, और अगर निकाल दे तब फिर ठीक है, वरना ये 12-18 के जोन में घूमता रहेगा, या फिर 11 से लेके 16-18 का जो रेजिस्टेंस है इसी रेंज में ये कहीं ना कहीं दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है तो थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद।